सन 1588 की तपती गर्मियों में पश्चिमी दुनिया का भाग्य पूरी तरह से एक अस्थिर उच्च दबाव वाले मौसम तंत्र पर टिका हुआ था। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने अपना भव्य आर्माडा रवाना किया था, जो एक विशाल बेड़ा था जिसमें 130 जहाज और लगभग 30,000 सैनिक सवार थे। ये इंग्लैंड का अभियान था। ऐतिहासिक रूप से यह विशाल अभियान कैले में रणनीतिक बाधाओं पर टिका था और पूरी तरह से उत्तरी सागर की प्रचंड आंधियों से चकनाचूर हो गया, जिन्हें उस समय के लोगों ने प्रोटेस्टेंट पवन नाम दिया था। लेकिन अगर वातावरण बदल जाता तो क्या होता? अगर वो प्रसिद्ध तूफान कभी आता ही नहीं और इंग्लिश चैनल शीशे की तरह शांत और स्थिर रहता, तो क्या होता? मौसम अनुकूल रहते ही रणनीतिक गणना तुरंत बदल जाती है। स्पेनिश कमांडर मेडिना सिडोनिया के ड्यूक अपनी अर्धचंद्राकार संरचना की पूरी एकता बनाए रखते हैं। फ्लेमिश तट के पास सुरक्षित रूप से लंगर डालकर वो ड्यूक ऑफ पार्मा के अनुभवी, कठोर और निर्दयी सैनिकों के साथ महत्वपूर्ण मिलन सुनिश्चित करते हैं। पार्मा की सेनाएं बिना किसी रोक टोक के संकीर्ण समुद्र पार कर जाती हैं। युद्ध का कारण दशकों से बनता आ रहा था। अब कैथोलिक मैरी, स्कॉटलैंड की रानी की फांसी को उसका अंतिम और भयावह जवाब मिलता है। आक्रमण अब एक सच्चाई है। इंग्लैंड की थल रक्षा केवल एक भ्रम थी। जहां एक और रानी एलिजाबेथ प्रथम का टिलबरी में दिया गया ऐतिहासिक भाषण उनके प्रजा को उत्साहित करता है, वहीं उनकी थल सेना कच्चे, कमजोर और असंगठित किसानों की एक अव्यवस्थित मिलिशिया थी। कैंट के तट पर उतरते ही आक्रमणकारी सेना स्पेनिश टेर्सियोस को छोड़ देती है, जो यूरोप की सबसे डरावनी, निर्दयता से कुशल पैदल सेना है। पेशेवर हत्यारे जो विशाल वर्गों ने लड़ते हैं। अंग्रेज मिलिशिया को दरकिनार कर दिया जाता है, चारों ओर से घेर लिया जाता है और कुछ ही दिनों में व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया जाता है। लंदन तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह खुला पड़ा है। राजधानी में अफरा तफरी मच जाती है जब दरबार अराजकता में खाली कराया जाता है। एलिजाबेथ स्वयं को शिकार बना पाती हैं, या तो उन्हें पकड़ लिया जाता है या फिर उन्हें कड़ाके की ठंड में निर्वासन के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगस्त के अंत तक लंदन के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। वेस्टमिंस्टर के गलियारे एक कब्जा करने वाली सेना की गूंज से भर जाते हैं। राजा फिलिप द्वितीय ने अपनी आर्माडा केवल अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए नहीं भेजी थी। ये एक पवित्र धर्म युद्ध था। स्पेनिश राज्य की मशीनरी व्यवस्थित रूप से इंग्लिश रिफॉर्मेशन को पलटने के लिए आगे बढ़ती है। पोप के आदेश से प्रोटेस्टेंटिज्म पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और इंग्लैंड को जबरन रोम के पवित्र धर्मगुरु के साथ फिर से मिला दिया जाता है, जिसका राज्य उसकी धर्म नीति को निर्दयता से लागू किया जाता है। स्पेनिश कठपुतली शासन के तहत इंग्लिश इंक्विजिशन की स्थापना की जाती है ताकि विधर्मी विचारों को जड़ से खत्म किया जा सके। एलिजाबेथ प्रथम का भाग्य इस बदलाव को अंतिम रूप देता है। सच्चे चर्च के खिलाफ देशद्रोह को दोषी पाए जाने पर उनकी फांसी उनके आंदोलन को नहीं तोड़ती, बल्कि ये उन्हें एक स्थायी शहीद में बदल देती है। हमारे इतिहास में इंग्लैंड के बचाव ने ब्रिटिश साम्राज्य को जन्म दिया था, लेकिन इस समय रेखा में वो पूरी शाखा अपनी शुरुआत में ही दबा दी जाती है। न कोई जेम्स टाउन, न ही ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका। स्पेनिश ताज अपने मारे क्लाउसम बंद समुद्र के सिद्धांत को सख्ती से लागू करता है। इस एकाधिकार के तहत पूरा अटलांटिक महासागर एक निजी स्पेनिश राजमार्ग घोषित कर दिया जाता है। उत्तर अमेरिका न्यू स्पेन का एक विशाल उत्तरी विस्तार बन जाता है। स्पेनिश भाषा पूरी दुनिया पर हावी हो जाती है। एंडीज की चोटियों से लेकर मिसिसिपी के घने जंगलों तक लोग इसे मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। फिर भी इतिहास के अपने संरचनात्मक नियम होते हैं। क्या स्पेन वास्तव में एक शत्रुतापूर्ण इंग्लैंड को काबू में रख सकता था? एक प्रख्यात इतिहासकार के रूप में इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है। स्पेनिश साम्राज्य पहले ही अपनी सीमाओं से बाहर फैल चुका था। इंग्लैंड पर विजय प्राप्त करना साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ तोड़ देता है। अधिग्रहण स्पेन को एक अंतहीन सैन्य प्रतिबद्धता में धकेल देता है, एक दशकों लंबा दलदल जो आंतरिक पतन को तेज कर देता है। सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश में स्पेन अपने ही शानदार विघटन को सुनिश्चित कर देता है। 1588 की विजय किसी कैथोलिक आदर्श राज्य का निर्माण नहीं करती, बल्कि यूरोप को गृह युद्धों के एक अंधकारमय शताब्दी में बिखेर देती है।